मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिर वही जो है अभी हम थोड़ा सा ये कट गया था मित्रों, इसीलिए हमको इसको दो पार्ट में बनाना पड़ रहा है। हम यही भाफावाद का उसमें हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो इसी में जो है थोड़ा सा कट गया था मित्रों। हालांकि भाफावाद को हमने आपको समझा दिया था उसमें, तो एक बार फिर से वही समझाएंगे कि भाफावाद भी एक प्रकार से खतरा है। जैसा कि पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा उर्दू भाषा को थोपा गया था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में उस समय, जो कि बांग्लादेश के नाम से आज प्रसिद्ध है, वहां की राष्ट्रभाषा बंगाली थी। इसलिए वहां की क्षेत्रीय भाषा को चुनौती देना ये पश्चिमी पाकिस्तान के लिए उचित नहीं था। वहां की क्षेत्रीय भाषा को क्षेत्रीय भाषा ही रहने दिया जाना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी अगर दूसरों के ऊपर हम भाषा को थोपते हैं तो वहां भी जो है एक प्रकार से खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने आपको थोड़ा सा ये बता रहा था कि हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। हाँ, हमारी अगर राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हमारे लिए हर दिन हिंदी दिवस होना चाहिए। जिस प्रकार हम अपनी माँ का प्रतिदिन सम्मान करते हैं, तो उसी तरह हमारी राष्ट्रीयता भी हमारे एक प्रकार से माँ के ही समान होती है। जैसे हम देखते हैं हमारे देश में थोड़ा सा दिक्कत तब होती है, राष्ट्रभाषा हिंदी एक दिन मनाते हैं, ये भी उपेक्षित है। हमारा राष्ट्र खेल हॉकी, आज आपको गलियों में आपको क्रिकेट देखते हुए आप मिल जाएंगे, खेलते हुए बच्चे मिल जाएंगे। क्रिकेट देखने को मिलेगा लेकिन हॉकी देखने को नहीं मिलेगा। ये भी एक प्रकार से हमारा राष्ट्रीय खेल जो है, जिसमें देश के नागरिकों में हमारे अंदर इंटरेस्ट ही ना हो। ऐसी राष्ट्रीयता को बनाने का क्या मतलब है? बार बार हम उसका अपमान करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय खेल में हम लोग क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, जबकि क्रिकेट ब्रिटेन का प्रसिद्ध खेल है। राष्ट्रभाषा हम लोग अंग्रेजी ज्यादा लाइक करते हैं, अंग्रेजी बोलने वालों को ज्यादा लाइक करते हैं, ये भी ब्रिटेन का ही है। इसी तरह राष्ट्रीय पहनावा में हम देख सकते हैं धोती कुर्ता पगड़ी तो उपेक्षित ही हो गया है, इसको तो आजकल बूढ़े भी पसंद नहीं करते। यानी जो मरने वाला व्यक्ति होता है, अर्थात जो मानते हैं कि अंतिम समय में जिसकी एज पूरी हो चुकी होती है, वो भी कोट पैंट पहन के मर रहा है। तो अब आप बताइए, कोट पैंट शर्ट ये तो अंग्रेजों की ही देन है। फिलहाल अभी हम वही चीजें चल रहे हैं, तो ऐसा क्या मतलब है कि हमें अपनी राष्ट्रीयता के लिए इन चीजों को रखना पड़े? अरे जब नहीं पसंद है तो बदलवा दीजिए, क्या मतलब है भाई? ऐसी चीजें हमको नहीं रखना चाहिए जिसका हम बार बार अपमानित करते रहें। क्यों हम कहें कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है? क्यों हम कहें कि हमारा राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है? क्यों हम ये माने कि हमारा राष्ट्रीय पहनावा धोती कुर्ता और पगड़ी है? भाई जब उनको हमको पहनना ही नहीं है, नौजवानों को पसंद ही नहीं है, हम लोगों को खुद पसंद नहीं है, बूढ़ों को पसंद नहीं है, तो ऐसी राष्ट्रीयता का मतलब ही है कि राष्ट्रीयता ही बदल देना चाहिए। ठीक है, अपमान करने से अच्छा है बदल दीजिए। ठीक है मित्रों, तो यहाँ हम भाफावाद का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ हम थोड़ा सा ज्यादा बोल गए, जिस क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ नहीं रहे थे उसके बारे में हम कुछ बोल गए। तो यहाँ भाफावाद का मतलब यही होता है मित्रों कि अगर देखा जाए तो भाषाई क्षेत्र में भी एकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषाई क्षेत्रों में एकता में खतरे का रूप कब धारण करता है? खतरे का रूप तब धारण करता है जब अपनी ही भाषा दूसरों पर हम थोपने का प्रयास करेंगे, अर्थात एक विशेष क्षेत्र पर, जैसा कि पाकिस्तान ने किया था, पूर्वी पाकिस्तान के साथ उर्दू भाषा को थोपा गया था। यानी क्षेत्रीय भाषा को अगर हम लोग वरीयता देंगे तो हमारे प्रदेश में शांति बनी रह सकती है। अन्यथा भाषावाद में भी, भाषा में भी शक्ति होती है। भाषा ही एक दूसरे की बातों को समझने का एक माध्यम होता है, बातचीत करने का माध्यम होता है, हर प्रकार के कार्य करने का माध्यम होता है। ठीक है, तो मित्रों इतना याद रखिए कि भाषा के कारण भी खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। असैनिक के साथ साथ सैनिक भी हो सकते हैं, जैसा कि पूर्वी पाकिस्तान में हुए थे। ठीक है, अगला है क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद। देखिए मित्रों, क्षेत्रवाद का अर्थ होता है एक क्षेत्र में पाए जाने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समानताओं पर आधारित होता है। क्षेत्र यानी विशेष क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्रवाद भी विभिन्न उच्च पद प्राप्त एवं नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है। विभिन्न क्षेत्र का विकास करना, विशेष क्षेत्र का विकास करना, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु यह सभी कार्य हो रहा है। अक्सर राजनेता अपने चुनावी मित्रों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है जो हम आपको बोलने रहे हैं।
अक्सर राजनेता करते क्या हैं, जिन क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं उन्हीं क्षेत्रों का विकास करने पर ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारा ये चुनावी क्षेत्र है, हम यहीं पे जीतेंगे और बार बार इसका विकास करेंगे तो बार बार जीतते रहेंगे, अर्थात उनकी सत्ता बराबर बनी रहेगी। बाकी अन्य क्षेत्रों को उपेक्षित ही छोड़ देते हैं। तो उपेक्षित क्षेत्र से स्वयं ही अलगाव की मांग उठने लगेगी, जो आगे चलकर अखंडता हेतु चुनौती बनता है। उपेक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का राष्ट्र विरोधी वर्ग, नक्सली, उग्रवादी, आतंकवादी आदि तैयार हो सकता है। मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम उदाहरण देंगे कि जैसे नेतागण होते हैं, भले ही वो मुख्यमंत्री हो, भले ही वो किसी विशेष मंत्री, कोई विशेष पद प्राप्त मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, खास करके सबका एक चुनावी क्षेत्र होता है। वहीं से जीत कर ये लोग जो है विधानसभा में जाते हैं, वहीं से जीत कर वो लोग लोकसभा में जाते हैं। तो बाद में जब अपने पास शक्ति आ जाती है, उनके पास कोई पद मिल जाता है, तो अपने ही क्षेत्र का वो विकास करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप आपको हम थोड़ा सा एक उदाहरण दे देते हैं मित्रों, इसमें किसी को जो है चोट लगने की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे मुलायम सिंह जी पूरे यूपी थे, यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार, लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग ये मानते हैं कि इटावा, मैनपुरी, सैफई ये उनके सबसे विकसित क्षेत्र हैं। पूरे यूपी का विकास बराबर क्यों नहीं हुआ? केवल 2-3 क्षेत्रों को ही विकसित क्यों बना दिया गया? भाई मुख्यमंत्री तो पूरे यूपी के थे ना, तो विशेष क्षेत्र का चुनाव क्यों किया इन्होंने? फिलहाल ठीक है, जो कुछ भी किया अच्छी बात है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ वही है कि यही चीजें जब किसी चीज की अति हो जाए और इतनी अति हो जाए कि एक क्षेत्र को इतना ऊंचा चढ़ा दिया जाए और दूसरे क्षेत्र जो है बिल्कुल नीचे स्तर पे पहुंच जाए, जहां पर लोग भूखमरी, बेरोजगारी और जो है परेशानियों का मुकाबला करने लगे, तो वही राष्ट्र के लिए खतरनाक होता है, वहीं पे जो है खतरे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसी तरह तो उपेक्षित क्षेत्र जो होते हैं वही क्षेत्र खतरे पैदा करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बचा है, इसको भी हम देख लेते हैं। उन क्षेत्रों में, अर्थात जिन क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है, विद्रोह, अराजकता, नक्सलवाद आदि का खतरा पैदा हो जाता है जिन क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। बाकी आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए। कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको समझाने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। यही समझ लीजिए आप लोग हमारे लिए कर रहे हैं। ठीक है।